बीच बीच में लगता है चलो एक बार ट्रायल देख के आते हैं, पता तो चले क्या चल रहा है क्लास में। जैसे कल हुआ था। मॉर्निंग की क्लास काफ़ी इफेक्टिव होती है, पहली क्लास। शुरू कर दो, एरोमेटिसिटी को आगे ले चलते हैं। अब मान लो मैं कुछ और ऐसे ही ज्ञान की बात बताऊं। 8 एनुलिन, अगर 8 एनुलिन को मैं सोडियम दे दूं तो जरा दिमाग पे जोर दो, बताओ क्या होगा। ये ऐसे ये एक जो लेवल अप क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जगाने वाला। JEE एडवांस का सवाल होता है, ये ऐसे सवाल नीट में नहीं आएगा, पर फिर भी मैं एक करा के बताऊंगा कि सोडियम का इस्तेमाल क्या है। सोडियम क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। एक अकेला इलेक्ट्रॉन क्या ऑड इलेक्ट्रॉन जैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा? हेल्पर याद करो, हेल्पर। रेडिकल की प्रेजेंस में होमोलाइसिस होती है, राइट? तो ये अभी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। जैसे ही सोडियम दोगे ये कोशिश करेगा कि एरोमेटिक बन जाए, या ये कह दो कि आपको लगता है ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था ना, तो इसको जैसे ही इन्वायरमेंट मिलेगा ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को खत्म करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश कैसे करेगा समझना। बचपन में पढ़ाया था कि अगर मैं इस पर कोई एक रेडिकल ला दूं, रेडिकल, ऐसा रेडिकल, रेडिकल मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन ला दूं, या CH3 रेडिकल ला दूं, या Cl रेडिकल ला दूं, आंखों में क्या हो गया, तो क्या होता है? होमोलाइसिस होती है ना। तो यहाँ पर पाई टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सी सिंगल बॉन्ड सी, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। पॉसिबल है? फिर कितने अकेले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सिंगल, ये सिंगल, तो ये किसी एक पर अटैक कर जाएगा और उसको माइनस माइनस बना देगा। तो उस पर भी अटैक कर जाएगा, उसको भी माइनस बना देगा, तो पेयर पेयर हो जाएंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा, एक पाई तोड़ दो कोई सा भी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। बोलो इतनी बात समझ आई? होमोलाइसिस हुआ, बिकॉज सोडियम मुझे देगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। इन बातों का इस्तेमाल पूरी ऑर्गेनिक में 2 बार है, बर्थ रिडक्शन में भी है। ये अपने घर से नहीं लाया मैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वो इलेक्ट्रॉन इसको होमोलाइसिस कराएगा। अब इसका सोचो, इसका होमोलाइसिस हो गया, भाई ये और इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को बुलाएंगे, है ना, पेयर करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक वहां जाएगा, तो 2 आएंगे। तो एक डॉट यहाँ आ जाएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। खबर लगी? नहीं लगी? तो ये क्या बन गया? ये वो बन गया जो तुम परसों तक लिखते थे, कल तक, और कहते थे एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ये बन गया, नाउ इट इज एरोमेटिक। सोडियम से तुरंत क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया, तुरंत ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ऐसा करने से ये एंटी एरोमेटिक वाले जो कंडीशंस थे उसको एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट कर पाएगा। अभी क्लास मन नहीं बन। कल क्या पढ़ाया था मैंने? ये अच्छा ठीक। अब पढ़ेंगे 10 एनुलिन ना, 10 एनुलिन। बताओ जी, 10 एनुलिन के बारे में क्या ख्याल है आपके? होना क्या चाहिए? होना चाहिए, पर है क्या?
नॉन, दोनों ही एक्सेप्शन नॉन है, 10 भी और 8 भी। फिर हेडिंग बनाओ 10 एनिलीन। दिन कौन सा, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे। अगले संडे कोई एग्जाम नहीं, राइट? पूरा है क्या? AITS ना, ये ऐसा ओनली संडे है जहां पर सक्सेसिव संडे पर एग्जाम हो रहा है, उसके बाद 15 डेज गैप है। ओ 15 डेज गैप, उस गैप में चैप्टर बढ़ा दूंगा। सिटी 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 बोलो ना, क्या है सिटी टेस्ट। सिटी टेस्ट में सिर्फ IUPAC नहीं आएगी, IUPAC भी आएगी, एक आध फिजिकल का भी चैप्टर होगा, मे बी GOC भी आए, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ अभी भी आपको, अभी से आपको AITS के लिए इसी, वो तो पढ़ रहे हो ना पहले से ही। Good। तो AITS देख के वापस निकलो, फिर बातें करते हैं। कुछ AITS ऐसे भी होंगे जिनमें हमारा ऑन गोइंग टॉपिक का एग्जाम हो जाएगा, तो फिर उसका सिटी टेस्ट नहीं होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा लेट्स से GOC, और मे भी अगले AITS में GOC हो जाए, तो फिर GOC का फिर सिटी टेस्ट नहीं होगा। तो 10 एनुलिन की बात कर रहा हूँ। 10 एनुलिन। क्या उम्मीद थी इसमें? एरोमेटिक, बट है क्या? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, तो अक्सर लोग नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं बिकॉज ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर होने की वजह से। दो बेंजीन रिंग जैसे सिस्टम बनाएंगे हम, ऐसे, और फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये है 10 एनुलिन। दो बेंजीन रिंग बनाएंगे बाईसाइक्लो, बीच का बॉन्ड हटा देंगे। 10 कार्बन है, गिन लो। एरोमेटिक, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। भाई देख ले पहले ये वाला, देख ले एक बार, स्कैन कर ले। ये मत लिखने बैठ जाना, और एकदम भरोसा नहीं है ये। ये करके दिखाओ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह पर है, राइट? तो सुनो ध्यान से, ये जो एल्कीन है ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे, ये वाला बॉन्ड, ये अगला बॉन्ड ऐसे, तो ये ट्रांस है, ट्रांस। मतलब वो ट्रांस का नाम सुना होगा। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और दूसरा ऊपर होगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये रिंग के अंदर लिखा जाएगा। तो अगर ये सिस्टम प्लेन पे है, देखो सर, है नहीं प्लेनर, वो लिखा है नॉन प्लेनर, तो मैं समझाता हूँ नॉन प्लेनर क्यों बनी। अगर ये प्लेन पे होती, यहां पर एक हाइड्रोजन होता A, और यहां पर भी एक H होता B, और ये लिखने के लिए एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं सही से, तो जब बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल लेवल पे जाएंगे ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो यहाँ का ये कार्बन, ये CH, यहाँ का ये कार्बन, ये CH, दोनों ऐसे बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। पास पास ही तो आ रहे हैं, देखो ना, है ना? तो इसकी वजह से इनमें बहुत रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा कब होगा, जब ये प्लेन पे होंगे, एक ही प्लेन पे ऐसे बिल्कुल पास पास रख दिए जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए, एक CH बॉन्ड ऐसे था ना, एक CH कहेगा, एक ही अल्कीन ये है, ऐसे डाउनवर्ड आ रही, एक ये है, ऐसे है ना, एक CH कहेगा तुम यहीं रहो, मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ ऐसे, तो एक CH प्लेन से बाहर जा, मतलब दोनों ऐसे हो जाएंगे, तो दैट रिपल्सन खत्म किया जा सके। और जैसे ही ऊपर नीचे जाएंगे, फिर वहां पर कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाएगा, इसलिए नॉन एरोमेटिक। टू मिनि टू मिनिमाइज रिपल्सन इन प्लेनर फॉर्म, है ना, ऐसे कहूँ, इफ मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल वुड बी प्लेनर,
planar, comma, HA and HB will experience repulsion. That is why this molecule is not planar. This molecule is not planar, and hence what? And hence non aromatic. ये है एक लॉस है ये। एरोमेटिक बन गया नॉन एरोमेटिक। हाँ, एंटी होता तब तो फिर फायदा होता। देखो ये नॉन क्या होना चाहिए था एज पर रूल, पर ये नॉन हो गया, मतलब लॉस हुआ। अगर होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, फिर हो जाता नॉन एरोमेटिक, तो गेन था, फायदा। क्योंकि अब क्या हुआ, मोर स्टेबल एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक मतलब लेस स्टेबल बन गया, तो ये मॉलिक्यूल इतना सुकून से नहीं रहेगा। हाँ? तो देखो, या ये मॉलिक्यूल को, या ये कहूँ लोग साइंटिस्ट इतने अच्छे कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक होते हुए देख नहीं सकते, ठीक है, वो इसे वापस से एरोमेटिक बनाना चाहेंगे। तो कैसे करेंगे? अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एरोमेटिसिटी का चक्कर क्या है। चक्कर सच में चक्कर ही है। चक्कर मतलब गोला, है ना, चक्कर, साइकिल। अब इसमें अगर कॉन्जुगेशन है ऐसे, तो मतलब यहाँ का जो पाई है, ऐसे 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 ना, वो पाई एट अ टाइम ऐसे पूरे में ओवरलैप करेगा। यानी इसको मैं और अच्छे से डायग्राम बना के समझा देता हूँ आप लोगों को। बेंजीन के हालात कैसे हैं? बेंजीन में ऐसे है, ये पाई है ना हर जगह पे, साइडवेज ओवरलैपिंग बनता है। तो क्या होगा कि ये जो कंपाउंड का ऊपर के लोब सारे आपस में ओवरलैप करेंगे ऐसे, ऊपर के लोब सिर्फ एडजेसेंट दोनों तरफ करेगा, लेफ्ट भी करेगा राइट भी करेगा, तभी तो कॉन्जुग रेजोनेंस हो रहा है। ये हो गया ऊपर के लोब्स का। फिर ऐसा ही नीचे का लोब भी करेगा, ऐसे 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 and ऐसे। ये बन गया एक लूप, इलेक्ट्रॉन्स का लूप, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट साइकिल की वजह से सर्किट कंप्लीट हो गई। तो यहाँ एक बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट डेवलप होती है। तो इस पूरे लूप के फॉर्मेशन से ही इसमें एरोमेटिसिटी आई है, समझे? एरोमेटिसिटी क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन बना, जिससे लूप बन गया, तो सर्किट कंप्लीट हो गई। तो कैसे कंप्लीट हो गया? ऐसे ना, कंप्लीट हो गई तो थोड़ी सी करंट डेवलप होगी, जिसे हम एरोमेटिक करंट कहते हैं, एरोमेटिक करंट। अब इस एरोमेटिक करंट से आप बल्ब नहीं जला सकते, बहुत थोड़ी एरोमेटिक करंट है। तो अगर हम, समझना, अगर हम इस एरोमेटिक करंट को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो कंपाउंड एरोमेटिक बना रहेगा। और इस रिंग के बाहर हम कुछ भी करें, डजेंट मैटर, एक छोटी सी रिंग में भी अगर एरोमेटिक करंट डेवलप हो गई, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी रिंग के पेरीफेरी में, सुनो, किसी रिंग के पेरीफेरी में, लैंग्वेज समझ आ रही है, पेरीफेरी में कॉन्जुगेशन बरकरार रखूं, पेरीफेरी में कॉन्जुगेशन बरकरार मेंटेन रखूं, फिर उसके बाद रिंग के बीच में मैं कुछ भी मतलब समझते हो, घटिया से घटिया एग्जांपल, कुछ भी, घर बनाऊं, घर बसाऊं, कुछ भी करूं, एनीथिंग, इट विल नॉट अफेक्ट एरोमेटिसिटी। कुछ भी करूं, चाहे sp3 कार्बन रखूं, चाहे जो नहीं होता sp3 sp4 रखूं,
चाहे sp2 ही क्यों ना रखूं, इससे अगर इस पेरीफेरी का कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो इससे एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हवा लगी? यानी जो तुम कहते थे sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए, ये वो सब लूप में नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं और हो सकता है। मतलब अब हम उसको और अपडेट कर रहे हैं क्या, कि पेरीफेरी का कॉन्जुगेशन ना बिगड़ना, नहीं बिगड़ना चाहिए, बाकी कहीं भी तुम sp3 बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो ये आगे आने वाले टॉपिक में कई बार इस्तेमाल होगा कि अगर एक बड़ी सी रिंग है या कोई भी रिंग है, अगर उसके पेरीफेरी में कॉन्जुगेशन बरकरार है, रेजोनेंस चल रहा है, तो हम रिंग के बीच में कोई भी एटम रखें, कोई भी बॉन्ड रखें, कोई भी कार्बन रखें, एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगी ना? तो ये है पेरिफेरल कॉन्जुगेशन। अब देखो समझो, अभी मैंने बनाया था ऐसे 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 ऐसे, इसको पूरी हो गया, ऐसे ऐसे एंड ऐसे तरह था ना, यहाँ डबल था, सिंगल था, डबल था, सिंगल था, डबल था, डबल था, सिंगल था। ये डबल यहाँ रख सकता हूँ ना, मुझे हक है कि नहीं? यहाँ था पहले, कहाँ था? इधर था, ऐसे ले सकता हूँ। नहीं, वही वाला हिसाब सुना है आपने? सर कितना आंसर आया? 1। सर यहाँ 1.0 दिया है, सुना था? 1.0। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ डिस्टरबेंस कौन क्रिएट कर रहा है? एच। एच। अगर मैं यहाँ एक ब्रिज बना दूं, ऐसे ब्रिज, फिर देखो कुछ भी करो, ब्रिज बना दूं, तो जो एच थे ना, जो रिपल्सन से इधर उधर भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे प्लेन से बाहर? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी थी। अगर मैं यहाँ ब्रिज बना दूंगा तो ब्रिज आने से रोटेशन ब्लॉक हो जाएगा, स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी ना। जैसे मैं यहाँ ब्रिज बना दूंगा, अगर यहाँ ऐसे ब्रिज बना दिया लाइक दिस, अब ये कार्बन है, एच को हटा दिया, जो एच परेशान कर रहे थे उनको हटा दिया, और एच हटा के यहाँ से ऐसे ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज आने के बाद पूरा सिस्टम रिजिड हो जाएगा, फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होगा प्लेन से बाहर भाग जाऊं, यहाँ भाग जाऊं, वहां भाग जाऊं। समझे? तो इतनी बड़ी रिंग है, इस रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को रोकने के लिए ब्रिज बना दिया गया। अब देखो ये ब्रिज पर जो ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है? ये कार्बन sp3 है, नहीं है ना? पर ये पेरीफेरी के रेजोनेंस को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, तो पेरीफेरल कॉन्जुगेशन मेंटेन रहेगा, इसलिए ये इट रिमेन एरोमेटिक। समझ सको तो समझो। तो क्या लिखेंगे अंग्रेजी में कि इफ पेरीफेरल रेजोनेंस मेंटेन्स या कॉन्जुगेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ग्रुप, एनी सेंटर, देन मॉलिक्यूल रिमेन्स एरोमेटिक, है ना? फिर क्या हुआ कि जो CH2 है ना, जो बीच में यहाँ लिखा है CH2, मजा तुम हो, ये it does not affect peripheral conjugation। केमिस्ट्री हुई अपडेट। हम्म। ए, कितने कार्बन है वहां पे यहाँ पे? बेंजीन बनाई थी मैंने। ये जो बनाया मैंने ना, लूप्स वगैरह दिखाए, वो बेंजीन का दिखाया। अच्छा। हम्म। 10 मिनट क्या चिल्लाया मैं? तो आया था, क्या बोला था मैंने? कि अगर पेरीफेरी का कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब ना हो तो बीच में तुम कुछ भी करो, sp3 बनाओ, sp4 बनाओ, जो होता ही नहीं है, तब भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक बना रहेगा। अरे तो जा बे, भाग यहाँ से। तो कौन आया इधर देख? समझा आप बस, एक ये कैसे एरोमेटिक हुआ? ये कैसे एरोमेटिक हुआ? sp3 कार्बन तो आ गया,
भाई थोड़ा रीजनिंग पे, अब लॉजिक पे चलो ना। लॉजिक ये है कि तुम अगर रेजोनेंस को बिगाड़ दोगे तब कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बनेगा। सच्चाई तो यही है ना। वो तो हम रट रहे थे कि sp3 होना, sp2 होना चाहिए, sp होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि क्यों sp2 sp3 होना नहीं, sp होना चाहिए, तो दैट मॉलिक्यूल प्लेन पे रहे और साइडवेज ऐसे लूप बना पाए। ठीक है, लूप बन गया। अब लूप बन गया तो लूप ये बना रहे, बीच में तुम कुछ भी करो। कुछ भी समझा पाता तो बड़ी अच्छी बात होती। कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग, sp3 sp4 sp d वॉट एवर, उससे एरोमेटिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरोमेटिसिटी किसकी वजह से आता है बताओ? sp2 sp कार्बन से आता है कि रेजोनेंस से आता है बे? रेजोनेंस से आता है ना, तो जस्ट मेंटेन द रेजोनेंस, दैट्स इट। तो थोड़ी देर, अभी और एग्जांपल आएंगे फिर समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे हट, तू हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? इतना इतना आसान तुम्हारा टेंशन ग्रैब करना? पहले मैं बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 12 हो गया। गौर से देखो इसे, बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक ही नहीं है? फेरी फेरी में कितना पाई? 14, फिर 14 पाई वाले सिस्टम क्या होते हैं? एरोमेटिक, है ना? मगर बीच में तो sp3 कार्बन बैठा है। हाँ कमरान, वो रेजोनेंस को अफेक्ट, पेरीफेरी पेरीफेरल कॉन्जुगेशन को वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज एरोमेटिक छापो। जिसको समझ में आना था इतने में आ जाएगा। कहना क्या चाहते हो? अब हम चलेंगे सीधा 14 पाई एनिलीन पर। 12 एनिलीन नॉन एंटी एरोमेटिक होगी, छोड़ दिया का। रोका, आजकल काफी रोज पढ़ने आता है, तो क्या इरादा है? ये पीछे मोटिवेशन क्या है? क्या क्या नाम है बे? साहिल? क्या साहिल? सबका साहिल है? सपने देख रहे हो, सपने? एक्सपेक्टेशन इतने बड़े कि ये sp3, ये sp3, but it does not affect peripheral conjugation. That's why यहाँ 14 pi electron compounds remain aromatic. अगला कंपाउंड 14 एनुलिन, जल्दी करो, बहुत पढ़ना है अभी भाई। तो इतना स्लो लिखोगे तो हो चुका फिर। 14 एनुलिन बनाएंगे, 1 4। तो 14 एनुलिन में क्या होता है? 14 एनुलिन, 14 एनुलिन is what? Is this?
प्यार का प्यार थोड़ा बाकी। ये है, बना लो ऐसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रख दो। ये है 14 अलीन। पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं कैसे? क्या है ये? एरोमेटिक नॉन एंटी। ओह, तुम बताओ छोटे। तुम भूल गए, 2 6 10 14 एरोमेटिक। इनमें हूँ थोड़ा। यहाँ जुम्मा जुम्मा पढ़ने मत आया कर। यूसी क्वेश्चन किया आपने? इस वाले डीपीपी में जो सवाल है, उसमें कुछ सवाल आपको मिलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सॉल्वेंट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सॉल्वेंट को छोड़ देना, ठीक है। बाकी सारे करना। आगे पढ़ेंगे, इसलिए नहीं छोड़ देना है कि पढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब इसकी डीपीपी इसके मॉड्यूल करना है ऑर्गेनिक में, 100%। नो लेवल 1 लेवल 2 सारा करना है, A to Z। और एक दे दो उसको। नेक्स्ट, इसमें मैं थोड़े चेंजेस ला रहा हूँ, चेंजेस। आप दूसरा बना, नहीं मैं भी बना देता हूँ दूसरा। देखना क्या होगा, यहाँ बीच में एक पाई बनाऊंगा ऐसे। कैसे बनाऊं? ऐसे। ये एक बेंजीन है, ये एक बेंजीन है, ये एक बेंजीन है, और ये एक बेंजीन है। ये करके देखो। अब यहाँ पर एक पाई लगा दिया, बिल्कुल जबरदस्त, ये पाई आ गया, शानदार। समझो अच्छे से। नहीं, इस पे कमेंट करो, शुरू हो जाओ, जो तुम्हें मन करता है बोल जाओ। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक नॉन एंटी क्या है? पहले इसका नाम सुन लो बच्चों। पायरीन के नाम से जाना जाता है मार्केट में, पायरीन। ये क्या है और क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है? एरोमेटिक है। इसको कुछ नहीं, कुछ भी करो का मतलब समझ आ गया लगता है। यानी रिंग के बीच में कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो उस कुछ भी में आज पाई आया है, तो तुम क्या करोगे, इस पाई को शामिल करोगे, है ना। समझो अच्छे से। क्रॉस और एक्सटेंडेड का नाम सुना है? तो अगर आप इस पाई को शामिल करते हो रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस की लेंथ समझना, लेंथ एच की पिंकी इधर देखो। यहाँ डबल सिंगल डबल, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, इधर जाऊंगा अगर इधर, तो रेजोनेंस ऐसे छोटा हो जाएगा। और अगर पेरीफेरी में रख रहा रहा रहा, तो रेजोनेंस की रेंज जो है, लेंथ जो है, एक्सटेंड जो है, वो बहुत लेंदी होगा। नहीं समझा पाया? इफ यू इंक्लूड सेंट्रल पाई बॉन्ड इन द रेजोनेंस, देन रेजोनेंस गेट शॉर्टेंड, शॉर्टेंड है ना, बहुत छोटा हो जाएगा इतना। इन इफ यू एक्सक्लूड इट, सब लोग मिल के इसे दफा कर दो कि हम तो साथ रेजोनेंस नहीं करेंगे, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। कैसे? कि अब फिर रेजोनेंस की लेंथ बढ़ जाएगी। समझे नहीं? समझे? तो पेरीफेरी का रेजोनेंस बरकरार है। तो एक्चुअली होगा क्या, कि ये सारे पेरीफेरल पाई बॉन्ड्स मिलके इसे 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 अपनी सोसाइटी से बाहर कर देंगे, कहेंगे हमारे साथ तुम रेजोनेंस ना करो, ठीक है। तो ये पाई स्लाइटली प्लेन से बाहर आ जाता है। दिस पाई इज स्लाइटली एबव द प्लेन टुवर्ड्स यू एज व्यूअर। ये बाकी पाई क्या है, प्लेन पर हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे? दिस इज स्लाइटली, स्लाइटली above the plane या आउट ऑफ प्लेन, स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो नॉट इन, नॉट इन
रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस, समझ गए? तो कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। पायरीन के पेरीफेरी में 14 कार्बन है, 14। तो नंबरिंग करूंगा ना, तो पहले पेरीफेरी में 14 कार्बन होंगे, फिर 15 16 पे पाई बॉन्ड है। सुना है? अगर नंबरिंग करने जाऊं तो 14 कार्बन पेरीफेरी में, 14, राइट। तो और कार्बन है सेंटर में, तो नंबरिंग से 1 to 14 पेरीफेरी होगा और 15 16 सेंटर होगा। तो क्या होगा अगर मैं इसको हाइड्रोजन गैस दूं, H2 गैस ऑन प्लेटिनम सरफेस, क्या बनेगा बताओ? कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा? नॉट इन रेजोनेंस, मोर रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव है, बेचैन आत्मा। तो बताओ यहां क्या बनने वाला है पता है? हाँ, 14, 15, आई एम सॉरी, 15, 16, वाह वाह वाह, 15, 16 डाई हाइड्रो, दो हाइड्रोजन जाके लग जाएंगे कार्बन नंबर 15 और 16 पे। कहाँ है 15 16? ये तुम अपने कॉपी पे लिखो जहां लिखना है, या तो फिर से स्ट्रक्चर बनाओ इसका। डाई हाइड्रोपायरीन। अब बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? अब क्या होगा? कुछ भी करो, अभी भी कहाँ कर रहा हूँ? सेंटर में कर रहा हूँ, अभी भी एरोमेटिक रहेगा। तो 15, 16 डाई हाइड्रोपायरीन इज ऑल्सो एरोमेटिक। जहां पे जो सेंटर है वहां पे क्या लग जाएगा? 2H, sp3 कार्बन आ जाएगा, राइट। जो सेंट्रल कार्बन है वो sp3 बन जाएगा, राइट। बुझ, पाई हटा दोगे, वहां H लाओगे तो sp3 नहीं हो जाएगा? 15, 16 कहाँ है? विच कार्बन इज 15 and 16? हाँ, यहाँ पे क्या लगा देना है? पाई तोड़ के HH लगा देना है, HH। जल्दी करो। पायरीन, 15, 16 डाई मिथाइल पायरीन विल बी ऑल्सो एरोमेटिक। कुछ भी कर रहा हूँ। 15, 16 डाई मिथाइल पायरीन, दो मिथाइल लगा दूं अगर उस H की जगह पर, तो भी एरोमेटिक ही रहेगा। जल्दी करो भाई। एल्यूमिनियम की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम एक्शन कुछ लोगों का। एक्शन ऑफ AgNO3 स्लैश SbCl5 ऑन RX। RX क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। दोबारा ये हैलोल्केन चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा, एरोमेटिसिटी में पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन भी एरोमेटिसिटी में मिलेंगे। एग्जाम कैसा हुआ था भाई? डिप्रेस क्यों लग रहे हो? AITS के लिए तैयार हो? AITS के लिए सिलेबस में है ना मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बस, बस फिर भी तैयार नहीं हो? नीट का सिलेबस पता है? चैप्टर गिनाऊं? तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, एक ही सिंपल सी बात। आपका लेवल कुछ भी है ना, आप अपना 100% देते रहो, रिजल्ट की परवाह किए बगैर देते रहो, देते रहो। मेहनती बनते रहो, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। फायदा एट द एंड ऑटोमेटिक मिलेगा। हो सकता है उस मेहनत से तुम्हें नीट ना मिले,
हो सकता है भाई, अगर 1 लाख बच्चा बैठता है तो थोड़ी ना 1 लाख सिलेक्शन होता है, तो मेजॉरिटी का सिलेक्शन तो नहीं होता ना। तो उन मेजॉरिटी के बारे में जरा सोचो, तो उन मेजॉरिटी को इतना ही सोचना है कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, सोचो, ये तुम थोड़ी जानते हो, वो तो पहले से प्री डिसाइडेड है, पहले से लिख दिया गया है, तो वो तुम बाद में रियलाइज करोगे कि अच्छा ये बेस्ट था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन वो बाद में रियलाइज होता है नहीं ये सही था, हम उस वक्त अगर वही वो चीज मिल जाती ना तो शायद मैं कुछ ना कर पाता। छोटा सा एग्जांपल, जस्ट बीएससी के बाद मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे ना, मेरे क्लासमेट्स, सबका कहीं ना कहीं एडमिशन हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा एमएससी में कहीं एडमिशन ही नहीं हुआ, कहीं कहीं मतलब जिस कॉलेज से बीएससी किया सिर्फ वहीं हो रहा था बस। बाकी नेशनल इंटर जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, इवन छोटी सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, वहां भी नहीं हुआ। बीएचयू का तो छोड़ो, एएमयू का तो छोड़ो, है ना, डीयू, लेकिन एग्जाम हर जगह दिया था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक दिया था, लेकिन कहीं एडमिशन हुआ नहीं। फिर 1 साल ड्रॉप लिया मैंने, ड्रॉप, और उस ड्रॉप में दिल्ली गया, और 1 साल कोचिंग, 1 साल का अगस्त में गया और फेब में एग्जाम था, 8 महीने 7 महीने कुछ, और इस 1 साल के गैप के बाद सीधा एमएससी हुआ आईआईटी से, आईआईटी से, ठीक है, आईआईटी से। अब मैं कहूंगा मेरा एमएससी 3 साल में हुआ, 2 साल एमएससी और 1 साल प्रिपरेशन। लेकिन 3 साल के बाद मुझ में और बाकी जो एमएससी में एडमिशन ले चुके थे ना, उनमें बहुत गैप आ गया था, समझ गए, इतना गैप आ गया था। अब वो पूछ रहे हैं कि ये बता, मैं गवर्नमेंट जॉब तो कर ली, लेकिन मैं चाहता हूँ ट्यूशन फील्ड में आना चाहता हूँ, कोचिंग फील्ड में आना चाहता हूँ, समझ गए। एग्जैक्टली क्योंकि उनको लगता है यार इसमें लाइफ ही नहीं है, बस वही रगड़ना है, रोज जाना है आना है। ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट जॉब कर लो, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, हाँ, कुछ करना नहीं पड़ता, तो उसी हिसाब सैलरी भी आती है, 35 40 60 70 80 90। तो इसलिए अब वो लोग भी ना सोच रहे हैं काश मैं भी इधर ही जाता। तो इससे क्या पता चला, उस वक्त अगर मेरा एडमिशन हो गया होता एमएससी में, तो मैं भी कोई गवर्नमेंट टीचर बन चुका होता, ठीक है, अब तक। और मैंने 2016 में अपना एमएससी कंप्लीट किया, 16 में। उसके बाद जून या कुछ मई के एंडिंग में मैंने पहली जॉब शुरू की थी, ठीक है, 50,000 से मेरी पहली जॉब शुरू हुई थी, 50,000 से, 2016 की बात है, अब आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर क्या, ये नहीं करना है बस, फिर बताऊंगा मैं पूरी बात। फिर क्या हुआ, अभी 2023 चला, खैर काफी टाइम हो गया, लेकिन 2020 में ही मेरा खुद का स्कूल बन गया था, तो 20 में, समझे, खुद नहीं करना ये चीज, अभी भी है वो फायदा है। तो वो होम टाउन में स्कूल 2020 में ही तैयार हो गया, अब उसके बाद 3 साल और आगे आ चुका है। तो इससे क्या पता चला, अगर दैट टाइम एमएससी वहां नहीं हुआ होता, कहीं और हो गया होता, फिर तो बस वही सरकारी टीचर, समझ गए। तो इससे पता चलता है यू कैन नॉट डिसाइड कि आपका फ्यूचर कहाँ बेस्ट है, वो पहले से लिखा हुआ है, प्री डिसाइडेड है, और आपको ये यकीन होना चाहिए कि हाँ प्री डिसाइडेड है। लेकिन पता लगा यही तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट तो होता है, ये बात तो पता, थोड़ा अगर मैं रिलीजियस में जाऊं तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा है साफ साफ कुरान में कि तुम ऐसे ही थोड़ी जन्नत में चले जाओगे, तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, कहा है। तो हो सकता है यही टेस्ट हो कि तुम्हारा बिलीफ है कि नहीं, यकीन है कि नहीं। तो इसी में तुमने यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया, जो भी किया सही नहीं किया, ऐसे बोले नहीं तो गए, समझे। तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो उसको मान के चलना। लेकिन अब ये सोचोगे पहले से डिसाइड है, क्या मेहनत करना है, जहां जाना है पहुंच जाऊंगा, तो बस वही गड़बड़ है। वही नहीं डिसाइड, ये भी है कि तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर नहीं करते हो तो ये भी डिसाइडेड है कि नहीं करना है, बाद में लेबर बनना है, ड्राइवर बनना है, दरगाह रहना वाली, दरगाह रहना वाली, तो वो भी तो डिसाइडेड है ना। मेहनत तो तुम्हें पहले से करना है, तब जाके कहीं अच्छे जगह पहुंचोगे। तो लेट्स कंक्लूड, एजी 3 काम क्या है, ये दोनों ही क्या है, आप तक की आज तक की पढ़ाई से आपकी नजरों में ये क्या है, क्या है। ना 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 ना। अच्छा ऑप्शन देता हूँ, लेविस एसिड, लेविस बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बस सेवा समाप्त। HbCl5 क्या है, HbCl5 क्या है, लेविस एसिड, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये है Ag+, दिस इज ऑल्सो लेविस एसिड, मेटल आयन, डी ब्लॉक मेटल आयंस आर लेविस एसिड, समझे, नहीं समझे।
तो लेविस एसिड का काम क्या है? लोन पेयर लेना। तो यहां पर ये लोग आर एक्स के हैलोजन का जो लोन पेयर है उसको अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। आर एक्स के लोन पेयर को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। जरा ध्यान समझना। HNO3, यार मैंने परसों ही बोला था कि NaOH लिखा जाएगा, OH माइनस अकेला थोड़ी आएगा। तुम्हें देखना होता इसमें से कौन स्पेक्टेटर आयन है, कब सीखोगे। Na प्लस किसी काम का नहीं है, तो काम का कौन है? OH माइनस। वैसे ही Ag प्लस और NO3 माइनस में कौन है जो काम का है? NO3 माइनस क्या है? स्पेक्टेटर आयन। ये किसी काम का नहीं है, काम का है Ag प्लस। डी ब्लॉक मेटल आयंस आर लेविस एसिड। भाई यार मैं तुम्हें कुछ हेडिंग बता दूं साइड में, ये ऑल टाइम टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए इनके बारे में। याद, रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लेविस एसिड, लेविस बेस, वो जो पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, ये सब कुछ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब हमें ऑल टाइम आना चाहिए। ये नहीं कि इसका रिवीजन करना बाकी है, इतना रिवाइज कर लो कि ऑल टाइम आना चाहिए। किसी भी रिएक्शन का हिस्सा बन सकता है ये हिस्सा। तो यहां पर एसिड हमने लिया है, ये एज आर एक्स से, रुक जाओ सुन लो पहले। ये ना लोन पेयर हैलोजन में है ना, तो ये लोन पेयर Ag प्लस पे अटैक करेगा। Ag प्लस इस एक्स को अपने साथ ले जाएगा, एक्स को, और बनाएगा आर प्लस, ये पूरा चला जाएगा एक्स माइनस Ag के साथ, प्लस AgX का प्रेसिपिटेट, कैन बी AgCl, इट कैन बी AgCl, AgBr एंड AgI, तभी PPT बनेगा, वरना डिजोल्व हो जाएगा ना। सोचो, जो R प्लस बना है ना, R प्लस, तो कैसे बना है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड की वजह से। एक्स माइनस ये अब्स्ट्रैक्ट कर ले गया, रिमूव एक्स माइनस फ्रॉम आर एक्स, लीविंग आर प्लस बिहाइंड। समझे कुछ? अब ये जो आर प्लस है कार्बोकैटायन है, राइट? ये कार्बोकैटायन अगर एंटी एरोमेटिक बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया, तो फिर ये प्रोसेस नहीं आगे जाएगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। यानी मैं इसको एरोमेटिसिटी तो कैसे रिलेट कर रहा हूं कि आर एक्स से एक्स माइनस तभी निकलेगा जब बनने वाला कार्बोकैटायन या तो नॉन होगा या तो एरोमेटिक होगा, बस एंटी नहीं होना चाहिए। क्या लिखूं? इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी एंटी एरोमेटिक, it should not be anti-aromatic, then only reaction will proceed। देखो देखो, एक जो डीपीपी मिलती है आपको पीडब्ल्यू की तरफ से, वो तो मिलती रहेगी, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो उसमें और टॉपिक वाइज सवाल और बहुत ही रिलेवेंट सवाल है, यकीनन बहुत ही रिलेवेंट है। पूरे इंडिया के सारे जितने भी मॉड्यूल डीपीपी है ना, उन सब से रिलेवेंट है, क्योंकि वो सिर्फ मतलब वो बेसिकली सेलेक्ट करके बनाया गया है प्योरली फॉर नीट। तो जैसे मैंने कल उस चैनल पे एक शेयर किया था आइसोमेरिज्म का, ठीक है? आइसोमेरिज्म का, तो वो आइसोमेरिज्म का है, आज मैं जीओसी का भी आज भेज दूंगा। तो आप उसमें टॉपिक वाइज सवाल पाओगे। इंडक्टिव इफेक्ट का एक जगह क्वेश्चन होगा, रेजोनेंस का होगा, तो वो सवाल कर लो, वही आपसे एक्सपेक्टेड है। सब्सक्राइब करो। वाह ऑर्गेनिक, क्या टेलीग्राम टेलीग्राम चला रहा है बे। चलो देखो, मैंने लिया ऐसे कुछ इस तरह और दिया HNO3 और बना लिया
सवाल उठेगा क्या AgCl का पीपीटी बनेगा, एक रिएक्शन दे देगा, कहेगा इस रिएक्शन में क्या AgCl का पीपीटी बनेगा, तो बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? इज इट ट्रू? यस। क्यों? ये एरोमेटिक ही तो है। फिर से सुन लो, इस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का रेट, सुनो रे, इस रिएक्शन का रेट R प्लस बनने का रेट, रेट प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ R प्लस। जितना स्टेबल होगा R प्लस उतना तेज जाएगा, बस समझे? और सबसे लीस्ट स्टेबल कब होगा? जब एंटी एरोमेटिक होगा। दुनिया में सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है ताहिर? एंटी एरोमेटिक। तो अगर ये एंटी एरोमेटिक बन गया फिर तो बनेगा ही नहीं, फिर तो बनेगा ही नहीं। इसका नाम बताओ कोई, इसका नाम, कॉमन नेम बोलो। बेन बेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड। ऐसा लगता है पढ़ाया नहीं मैंने कभी। बेंजाइल एलाइल विनाइल कभी नहीं सुना ना हमने, कभी ना कभी सुन लेंगे। बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल कार्बोटाइन लिख लो, इसका है। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर है, तो कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, और इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बोकटायन। ये कार्बन, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन बेंजाइल पोजीशन है। बेंजीन तो फिनाइल है या एराइल है, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन मिला के चलेंगे तो बेंजाइल है। आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन लिखता हूँ अच्छे अच्छे, तीन एक साथ। AgNO3 रेट लिया R1, बताओ क्या बनाऊं? मैं क्यों बनाऊं, तुम बनाओ, हट। AgNO3 लेट समझ जाओ। रेट लिया R3, दो दो चार छः। पहले सबके प्रोडक्ट बनाओ, फिर रेट डिसाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। और रेट लिख लो बाबू, लिख के ना प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना लो। फिर रेट मैंने लिखा है कैसे देखते हैं वो देख लो। रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे स्टेबल कहाँ बनेगा? तो एरोमेटिक होगा। सबसे लीस्ट रेट होगा, बना के कट कर दो, नहीं बनेगा। अरे बनाओगे तभी तो चेक करोगे ना भाई कि ये एंटी एरोमेटिक है। सात कार्बन। तुम बताओ ट्रोपाइलियम का आयन क्या होता है? ट्रोपाइलियम आयन बता पोए, ट्रोपाइलियम आयन क्या होता है? ट्रोपाइलियम, इसे बनेगा कहीं पे? हाँ। पहले वाले में 3 मेंबर की रिंग बनेगी। इज इट एरोमेटिक? खत्म ही नहीं हो रहा है सिलेबस। तो क्या इसमें AgCl का पीपीटी बनेगा? बनेगा। क्या ये बनता है? ये क्या है? ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक ये बनेगा। तो ये AgCl का पीपीटी बनेगा।
नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? डबल 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 प्लस चार्ज, बताओ। दिस इज ट्रोपाइलियम आयन, AgCl का पीपीटी। मैं रोज रोज इसका नाम लिख दिया करूंगा, ट्रोपाइलियम आयन। सबसे ज्यादा इधर देखो, ये तो बनेगा ही नहीं, ऐसे लिखूंगा नहीं बनेगा। सबसे स्लो रेट होगा R1 R3 में, बताओ ज्यादा फास्ट कौन बनेगा? R3, चूंकि यहाँ ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रेजोनेंस है। देखो एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक वो भी है, पर फिर भी यहाँ ज्यादा रेजोनेंस है। तो R3 ग्रेटर देन R1, लेस देन R2। किसी को समझ आया क्या पढ़ा रहा हूँ? बहुत अच्छी बात है, आया तो। हाइपर कॉन्जुगेशन में जाना है ऐसा मैं सोच के निकला घर से। गरम, बंद कर दो थोड़ी देर ना, फिर चलाना अभी। रीजन वगैरह खुद से लिख देना, दूसरे वाला एंटी एरोमेटिक बनता है, ये वो नहीं होगा। नोट, सोचो, अगर हैलोजन का लोन पेयर, अगर हैलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करने लग जाए, यार कितना मुश्किल सुनाना तुम्हें, वर्ड सुनो, हैलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करने लग जाए, तो जब लोन पेयर हैलोजन का रेजोनेंस करेगा तो उस कार्बन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। व्हाट आई मीन, कुछ इस तरह। क्या ये क्लोरीन रेजोनेंस कर रहा है? क्या करो, लोन पेयर पैक है ना, करेगा। तो जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो CCl के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। सबको समझ आया? तो अब यहां जब तुम AgNO3 वगैरह दोगे तो इनमें इतनी पावर नहीं है कि ये यहां से Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर पाए, तो नो रिएक्शन। तो अंग्रेजी क्या लिखूं? इफ लोन पेयर ऑफ हेलोजन, लोन पेयर ऑफ हेलोजन इज इन conjugation, ना is in resonance, is in resonance, then no reaction will take place, no reaction by AgNO3 or SbCl5 will take place। बताओ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में क्या डिफरेंस होगा? हेलो एल्केन में CCl के बीच सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा, लेकिन हेलो एरीन में डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो हो गए ना अलग अलग फंक्शनलिटीज। इसलिए इस चैप्टर में लिखा गया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ताकि तुम इनको अलग मानो, तुम नहीं मानोगे। तो बेंजीन पर मैं हैलोजन लगा दूं, ब्रोमीन, और रिएक्शन में कराऊं यहाँ पर AgNO3 से, तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ रेजोनेंस है। इतना ज्यादा रेजोनेंस हो, देखो सुनो, अच्छा कंपेयर तुम कर सकते हो, सुनो 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 सुनो, यहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन मान लो इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, रेट कंपेयर करने के लिए बात की जाए। भाई जब इनको मिला के रखोगे ना, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो रिएक्शन ऑब्जर्व होगी, हाँ एक आध मॉलिक्यूल टूट गया,
तो ज्यादा रेट किसका होगा, R1 का R2 का? R1 का, क्योंकि यहाँ कम रेजोनेंस है, यहाँ ज्यादा रेजोनेंस है। तो ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, इसलिए इसको तोड़ना और मुश्किल होगा। तो अगर मैं कंपेयर ही करने चला जाऊं तो R1 ग्रेटर देन R2 होगा। कोई भी चीज अगर एक्सेस में होती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें, मैं अंग्रेजी में लिखता ट्रू फॉल्स में। एराइल हैलाइड will react with AgNO3 but benzyl halide will not. True or false? Aryl halide, attention. Aryl halide will react with AgNO3 but benzyl halide will not. True ki false? छोड़ रहने दो, आउट ऑफ सिलेबस। वो जो लिखा है ब्रोमीन वाला ये मॉलिक्यूल कौन सा, एराइल है कि एराइल है कि बेंजाइल है? 10-15 मिनट दे देता हूँ इस चीज को। बेंजीन से लगे हुए अगले कार्बन को हम बेंजाइल कहते हैं। कि पूरा क्लास दे दूं इसी को? तो दिस इज नॉट बेंजाइल गरीबो, दिस इज फिनाइल ब्रोमाइड या एराइल। एराइल माने एरोमेटिक रिंग, एराइल ब्रोमाइड। ये है ArBr, ये है PHBr, ये है C6H5Br। व्हाट एल्स यू वांट तुमका? ये सब ये हैं। अब बताओ ये AgNO3 से रिएक्शन करेगा? हाँ मैंने वही बोला था उस टाइम, फिर से बोलता हूँ। एराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद AgNO3 बट बेंजाइल हैलाइड डज नॉट। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि बेंजाइल में वो नेक्स्ट कार्बन पे लगा होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। वो रिएक्शन, अरे किया रिएक्शन आते ही अभी, ये देखो ये है ना बेंजाइल है, इट रिएक्ट्स बट एराइल ब्रोमाइड डज नॉट। क्या समझ? चलो जी अगली बात देखो। हम्म डन? नहीं डन तो चेंज द बैच। यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ प्लस चार्ज। अब बताओ बे क्या करोगे तुम? अच्छा यहाँ रीजन नहीं लिखा क्या मैंने, ड्यू टू पर, तो सैड लोन पर, ड्यू टू पार्शियल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू पार्शियल, सॉरी गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर इन CX बॉन्ड, है ना? रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया इसीलिए नहीं हुई रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में लिखा है बहुत अच्छे से, इसके इसके रिएक्शन ना होने का रीजन लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ मतलब आ सकता है एग्जाम में। क्यों नहीं रिएक्शन होता? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटेगा, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। यहाँ पूरा बॉन्ड तोड़ना था आपको, क्या मत सोचना पाई तो ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पूरा इसको अलग करना था, अलग था, तो अलग नहीं होगा ना डबल बॉन्ड की वजह से। कोई बात नहीं, इसमें कुछ होगा? लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑफ द रेजोनेंस नहीं होगा। को समझ नहीं आ रहा है पर मैं समझा के रहूंगा। वन जस्टिस। excess of HbCl5
दिया मैंने। बताओ कितने Cl फायर करोगे, कितने मोल, कितने मोल HbCl5 कंज्यूम्ड होगा इसके मोल, वाह, कितने मोल इसके कंज्यूम्ड होंगे, मोल्स कंज्यूम्ड, मोल्स कंज्यूम्ड। पेन चला रे, पेन चला। पहले ये फायर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सोचो ये फायर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये Cl नहीं निकलेगा, तो ये वाले हालात आ जाएंगे, फिर ये निकलेगा, फिर ये नहीं निकलेगा, तो दो निकल जाएंगे और दो रह जाएंगे, तो आंसर इज 2 और आंसर इज दिस। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ डबल, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। इसी को और कैसे लिखूंगा मैं, तुम ऐसे, देखो है ना कामरान, जल्दी करो खत्म हो रहा है ये। ऐसे ही, मतलब पूरा सवाल यहाँ बैठ के मत लिखना, एक क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ साइड में, आप लोग बस मुझे आंसर बता दो। 8 मेंबर की रिंग, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हरीशा याद आ रहा है वे, हरीशा का टाइम आ गया ना। बताओ एक्सेस ऑफ AgNO3, तो कितने मोल AgCl बनेगा, 2 मोल AgCl है ना, बस इतनी सी बात है, बाकी घर पे करना उसे। एरोमेटिक बन रहा है ना, अच्छा तुम पूछ सकते हो कि दो क्यों निकल रहा है, एक ही क्यों नहीं निकल के रुक जाता। अगर एक निकलेगा तो यहाँ sp3 रहेगा टेट्राहेड्रल, आई मीन नॉन एरोमेटिक, एक यहाँ से भी निकाल दोगे तब एरोमेटिक बनेगा, बहुत ही फास्ट दोनों हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे, गेन एरोमेटिसिटी। कुछ सोचती रहे। नेक्स्ट देखो एक्शन ऑफ Na, कंजूस कहीं के बना सकते थे तुम लोग आंसर, के नीचे बैठे कर क्या रहे हो, इसका आंसर क्या बनेगा, ऐसा गोला और 8 मेंबर की रिंग, 2 Cl। देखो अब SC, ये तो मुश्किल लग रहा है पढ़ाऊं, एक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल, सोडियम पोटेशियम वगैरह। बताओ सोच के, क्या एल्केन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, एल्केन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, मत होता है, कब से एल्केन एसिड बन गया, एल्केन तो कुछ भी नहीं है ना, न्यूट्रल है, इसलिए उसकी रिएक्शन बहुत कम है, HCl एसिड है। तो तुम्हें हेडिंग समझाने के लिए मैं पहले HCl लेता हूं, देखो
क्लास 9th की रिएक्शन से शुरुआत करता हूं। इसकी रिएक्शन सोडियम से कराते थे बचपन में, तो क्या होता था, एक H नाइसेंट H मिलता था प्लस NaCl बनता था, समझ गए। बैलेंस करने को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, इसको Cl2 लिखते थे, हम सॉरी H2। कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, ये हुआ कैसे है, इसके पास एक Na प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कौन कौन है, H प्लस है और Cl माइनस है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, H प्लस था ना, इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा H एटम, और Cl Na के साथ NaCl। तो H एटम तो नेसेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, तो नेसेंट H का जिक्र वहां होता है, नया नया बना हुआ हाइड्रोजन, ये परमानेंट नहीं रुकेगा, ये तुरंत डाइमराइज बन करके H2 बन जाएगा। तो H2 गैस तभी रिलीज होगी जब यहां पर एसिडिक H होगा। अब मैं आपको ऑर्गेनिक में चलता हूं इसी बात को, ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक में भी अगर H एसिडिक होगा, H एसिडिक होगा, तो सोडियम ऐड करने पर H2 गैस निकलेगी। तो अगर H एसिडिक होगा, तो मैंने लिया RH, ये एल्केन है, RH, इसको दिया सोडियम, मान लो कि H एसिडिक है, मान लो माना। अब क्या बनेगा इधर बताओ, आ आर पर चार्ज बताओ। तुम Na के पीछे ना पड़ा करो वरना मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। Na से क्या मतलब बे, आर पर कौन सा चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव, यही मेन है, यहां निगेटिव आएगा, और अभी तक यहां पॉजिटिव आ रहा था, तो AgNO3 के एक्शन से R प्लस बन रहा था, अब मेटल के एक्शन से R माइनस बनेगा। तो बताओ जी बताओ, ये R माइनस कब खुश रहेगा, प्लस नाइसेंट हाइड्रोजन या हाफ H2 गैस, ये R माइनस तभी देखो, जनरली हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते, ना ना ना, लेकिन एक ऐसा केस है जहां एसिडिक हो जाते हैं, वो ये है कि अगर H प्लस निकालने के बाद, H प्लस निकालने के बाद एनायन एरोमेटिक बन जाए, फिर क्या पूछना, एरोमेटिक बन जाए, अगर ये एरोमेटिक होगा तो ये H एसिडिक होगा, तो ये H सिर्फ तभी निकलेगा, ओनली व्हेन इट इज एरोमेटिक, तो विल फॉर्म इफ इट इज एरोमेटिक। कंक्लूजन ये है कि दिस H will be acidic, this hydrogen will be acidic if R minus will be aromatic। बाकी केस में नहीं होगा गाइस, ठीक है, बाकी केस में नहीं होगा, तो एसिडिक होगा तो सोडियम से रिएक्शन करेगा, H2 गैस बनाएगा, वाह 50% स्ट्रेंथ, नहीं आज 60% होगा, स्ट्रेंथ कैसे छोड़ दिए जाओगे। चलो मैं एक कंपाउंड बोलूंगा IPSC में, तुम लोग लिख पाओगे, रिस्क नहीं लेते। Done? अब तो ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, मैं तो कहता हूं नीट का पसंदीदा सवाल सिर्फ ये है, ओनली, बताओ क्या होगा। नहीं नहीं और सुनो,
तीनों बनाओ, बना बना के चेक करेंगे। यहाँ जो बनेगा वो होगा एंटी एरोमेटिक। बेचारों कुछ समझ नहीं आया क्या पढ़ा रहा हूँ, पर मैं पढ़ाऊंगा, वरना मेरा कंटेंट कहाँ जाएगा। तुम्हें थोड़ी ना आसान आसान पढ़ाना शुरू कर दूंगा तुम्हारे हिसाब से। नीट के हिसाब से पढ़ाऊँ, नीट के हिसाब से। यहाँ क्या बनेगा बताओ। यहाँ माइनस, इज इट एरोमेटिक? यस, मुबारक हो, हाइड्रोजन गैस बनेगी। प्लस सोडियम प्लस के पीछे मत पड़ो, यहाँ बैठा होगा साथ। यहाँ क्या बनने वाला है? एंटी एरोमेटिक। तो ये रिएक्शन, ये क्या कर दिया मैंने, टिक क्यों कर दिया मैंने वहां पे? मतलब यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। ओ भाई, इतनी बड़ी गलती। नॉट फाउंड ना, नहीं होगी रिएक्शन, एंटी एरोमेटिक बना है। यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ फिर से नहीं होगी, क्योंकि क्या बना, एंटी एरोमेटिक। कुछ समझा पा रहा हूँ? थोड़ा और शायद और समझा पाऊंगा। बताओ इस पे क्या बनेगा। मूवी देखिए छिछोरे, देखिए। छिछोरा कहीं का। छिछोरे मूवी देखी है? छिछोरे देखिए। कब देखी बे? कौन सा एक्टर है? हाँ, वो उसे क्या पता। हाँ, कौन सा एक्टर है? राजकुमार, शान सिंह। यहाँ होगा ना? हाँ, होगा होगा। तुम्हें देखना चाहिए छिछोरे मूवी। जैसा नाम है वैसा उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। ये है एरोमेटिक। 6 4 10 पायलेट। उस मूवी में दिखाता है ना कि हर 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 मूवी में आखिरी में हीरो जीते ऐसा जरूरी नहीं है। तो हार जाओ तब भी हीरो ही हो। उसमें यही होता है कि हीरो हार जाता है। तो अक्सर हमने बचपन मूवी देखी, पता होता है आखिरी में हीरो को कुछ नहीं होने वाला, उसको गोली लगेगी, फिर भी तुरंत जाएगा हॉस्पिटल में, ऐसे या खुद से ऐसे मारेगा और निकालेगा गोली बाहर और बच जाएगा। लास्ट एग्जाम एक थोड़ा, ये आपसे जो नीट में एक्सपेक्ट करेगा वो ये है, NEET। ये अकेला एग्जाम्पल देख लो आंखें से खोल के। भाई, ये एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। यही मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एवरीबॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 4 ऑप्शन देगा, विच वन हैज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वन हैज, छिपा हुआ। ठीक है, 10 5 मिनट इसको और देना है। अभी 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 क्या टॉपिक है अगला? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्वेश्चन बता जल्दी से। हाँ, आ रहा हूँ, पहले बता दो। वेरी गुड, है ना? इट्स टेनोलिन, टेनोलिन। ये नहीं पढ़ा अभी, ये नहीं पढ़ा अभी, बस पढ़ाई क्या है फिर? जो जो पढ़ा है वो हमने कल कर लिया था।